नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, आपने अगर घर लेने का मन बनाया है और अगर आप सोच रहे हैं कि किसी शहर में हम घर ले लें, तो भारत के 4 मेट्रो में और पुणे जैसी जगह में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छू चुकी है। इनफैक्ट एक लेटेस्ट रिपोर्ट में देख रहा था, वहाँ पर तो ये भी लिखा गया था कि मुंबई में आपको 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे फॉर 1 BHK। ऑब्वियसली पूरी मुंबई में नहीं, लेकिन अगर आप 2 BHK के बारे में सोच रहे हैं तो 1 करोड़ के नीचे आपको मेट्रो सिटीज में और अपकमिंग मेट्रो सिटीज में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत दर्शक मुझे ये पूछते हैं कि घर इतने महंगे क्यों होते हैं। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि घर इतने महंगे क्यों हो रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जब कोई डेवलपर प्रॉपर्टी को डेवलप करता है तो हमें लगता है कि सिर्फ डेवलपर ही पैसा बना रहा है, लेकिन इसमें आप बहुत गलत है। आपको शायद लगता होगा कि 7% गवर्नमेंट को जा रहा है। वेल, इट्स नॉट ओनली 7%, मच मोर देन दैट। क्या है ये सारी चीज़ें जो कंट्रीब्यूट कर रही है घर की हायर प्राइसेस की वजह से, और इसके अलावा क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरा रहने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान के लोगों के साथ, सो दैट उनको भी पता चले कि रियल एस्टेट में एग्जैक्टली होता क्या है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो घरों की कीमतों को ड्राइव करते हैं। आइए समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है लैंड, यानी ज़मीन। जिस ज़मीन पर बिल्डिंग बांधी जा रही है, डेवलप की जा रही है, उसकी कॉस्ट सबसे बड़ी होती है और वो डिटरमाइन करती है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट और फाइनली जो कस्टमर खरीदेगा उसे कितने पैसे देने होंगे। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये है ज़मीन और यहाँ पर बनेगी इमारत। लेकिन डेवलपर को किस रेट में ये ज़मीन मिल रही है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए अगर आप देखते होंगे बहुत सारे रीडेवलपमेंट में डिले होता है, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ कैलकुलेशन दैट गोज इन। डेवलपर को देखना होता है कि FSI के हिसाब से वो कितनी बड़ी इमारत बांध सकता है, कितना एरिया पे वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है, और फिर कैलकुलेशन में आते कि कितना वो इवेंचुअली सेल कर सके। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सो दिस इज नंबर 1। नंबर 2 में क्या आता है, ये सामने आप देखिए, ये जो इमारत आपको दिख रही है ना, ये एक लैंड पार्सल पे बनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इस इमारत को और बड़ा नहीं कर सकते? वेल, कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं। उसे कहा जाता है FSI, यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अब क्या होता है, मान के चलिए अगर ये ज़मीन को मैं बोलूँ कि ये लगभग 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो एज ए डेवलपर अगर मुंबई जैसे शहर में मुझे 3.5 का FSI मिलता है, 3.5, यानी मैं 3,500 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। क्या इसे 5,000, 10,000 कर सकते हैं? वेल, यस, क्योंकि अगर आप दुनिया में देखें जो बड़े बड़े शहर हैं, दे आर ऑलरेडी लीडिंग द चार्ट्स, लेकिन इन अ सिटी लाइक मुंबई 3.5, 4 ये बहुत कम FSI माना जाता है। इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर FSI बढ़ाया जाए तो इमारतें काफ़ी बड़ी होंगी, लेकिन जब ज़्यादा इमारतें होगी तो ज़्यादा लोग आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भार पड़ेगा और इस वजह से इम्पैक्ट होगा ऑन द लाइफस्टाइल, ऑन द सिटी, क्लॉक्ड हो जाएगी सिटी। सो इस वजह से गवर्नमेंट पीरियडिकली उसे रिव्यू करती है, एज एंड व्हेन द इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स वहाँ पर FSI को रिवाइज किया जाता है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। और इसलिए अगर आप देखें भारत जैसे बड़े देश में आपको अभी भी बहुत सारे ओपन लैंड बैंक्स मिलेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ द लैंड, लेकिन भारत में गवर्नमेंट इज नॉट द ओनर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द लैंड। इसी वजह से जो लैंड अवेलेबल होना चाहिए फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग वो नहीं हो पाता, और दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन व्हाई हाउसेज इन सिटीज एंड मेट्रोज आर वेरी एक्सपेंसिव। दोस्तों, जो तीसरा सबसे बड़ा कॉस्ट आता है वो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में क्या क्या आता है, उसमें आता है सीमेंट, स्टील, जो स्टोन्स और पेबल्स यूज किए जाते हैं, क्रश सैंड यूज की जाती है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होता कि जो सीमेंट है उस पर हमारी सरकार 28% का GST लगाती है। नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा जो कंक्रीट यूज किया जाता है
उस पर 18% का GST लगाती है। जो स्टोन्स, पेबल्स और क्रश सैंड आती है उस पर 5% का GST लगाती है। अब सबसे शॉकिंग चीज, जब कोई डेवलपर इनसे ये रॉ मटेरियल खरीदता है, यानी स्टोन्स, पेबल, क्रश सैंड, इसके ऊपर जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट को रॉयल्टी भी देता है। अब ये रॉयल्टी वेरी करती है, बट यस, ये भी आती है और उसके ऊपर GST लगता है। सो इमेजिन कीजिए आप कितना सारा पैसा सरकार को देती है, और सरकार बात करती है अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में। थोड़ी आयरनी हो गई, बट इवेंचुअली देखिए इकोनॉमिक्स ऐसे ही चलते हैं। हम बात करेंगे कि इसे कैसे सुधारा जाए। इसके अलावा देखिए, जब बिल्डिंग बनती है तो सिर्फ इसी पर नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल जो फिटिंग्स होती है, इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें आती है, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम विंडोज जो होती है उसके ऊपर अलग GST लगता है, जो उसमें रबर क्लैंपिंग लगती है उसके ऊपर GST लगता है। तो हर एक चीज़ जो आपके अपार्टमेंट में लगती है उसके ऊपर सरकार GST कमाती है, और उसके बाद डेवलपर वर्क करते हैं, दे फाइंड आउट व्हाट कुड बी द रियल कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट। उसके बेसिस पे आपके घर की कीमतें तय होती है। तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में। अब हम जानेंगे इसके अलावा दूसरा कौन सा तामझाम होता है जो डेवलपर को मैनेज करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमने FSI, लैंड, GST इसके बारे में तो समझ लिया। इसके अलावा डेवलपर को मोर देन 30 अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटी से, BMC से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एग्जैक्टली अगर मुंबई में है तो BMC, अदरवाइज एनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फायर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, लोकल बॉडीज की अलग अलग फायर एंड सेफ्टी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे तामझाम हैं, ग्रीन ट्राइब्यूनल हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर जो वाटर मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ों के बाद बिल्डर को या डेवलपर को परमिशन मिलती है कि वो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो इमेजिन कीजिए, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें करने में इट्स नॉट अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। बहुत सारे ऑफिशियल्स को बहुत सारी मिन्नतें करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। और देखिए, हमारा देश भारत, यहाँ पर ऑनलाइन पूरा सिस्टम नहीं चलता, तो ऑब्वियसली जब ये होता है तो अंडर द टेबल भी होता है। सो ऑन वन साइड यू आर पेइंग heavy GST under the table, obviously developer is doing it on your behalf, but eventually आपसे ही ये पैसे वसूले जाते हैं, और इस वजह से आपके घरों की कीमतें बढ़ रही है। सो थोड़ा शॉक लगा होगा सुनकर, बट यस, दिस इज द रियलिटी। दूसरा एक एलिमेंट आता है, वो है सोशल एलिमेंट। हमारे यहाँ पर ना दोस्तों, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास घर है, बड़ा घर है, उससे आपका सोशल स्टेटस तय होता है, और अमूमन दुनिया में कहीं पर भी ये होता है। और इस वजह से क्या है, सोशल प्रेशर में लोग बड़े बड़े घर लेते हैं, एंड इवेंचुअली दे मे एंड अप बाइंग समथिंग दैट दे आर नॉट एबल टू मैनेज। अब हम आगे समझेंगे और दूसरे क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट थिंग इज फंडिंग। सो व्हेनेवर एनी डेवलपर गोज फॉर एनी प्रोजेक्ट, तो उसे फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें ईदर ही गोज टू अ बैंक, और बैंक से लोन लेकर वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करे, या फिर किसी मनी लेंडर से। अगर वो खुद का भी कैपिटल अगर इन्वेस्ट करता है, इन दैट केस एक प्रोजेक्ट को बनने में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल लगते हैं, अगर वो मीडियम स्केल का प्रोजेक्ट हो। इन दैट केस ही लूजेज मनी, बिकॉज टाइम इज मनी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, और वो पैसा वो आपसे ही वसूलेंगे, बिकॉज उनका पैसा था। मान के चलिए अगर 5 करोड़ किसी ने डाले हैं 3 साल पहले, ही विल ऑब्वियसली उसे कैलकुलेट करके फाइंड आउट करिए कम से कम उनका 8 या 8.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड ही नीड्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑन टॉप ऑफ दैट। सो दैट इज वन पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट इट। अगर किसी डेवलपर ने बैंक से लोन लिया है, ही विल ऑब्वियसली पे इंटरेस्ट टू द बैंक। अगर जब तक उसकी इन्वेंट्री बिक नहीं जाती, ही विल बी पेइंग इंटरेस्ट टू द बैंक। अब ये फाइनेंस की बातें हो गई, लेकिन आपने घर ले लिया, अब आपका 7% स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आ जाता है। सो यू आर डायरेक्टली पेइंग 7% टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, एंड GST, अगर आपकी फ्लैट की वैल्यू 50 लाख के ऊपर है तो आप 5% GST भी भरेंगे। तो इमेजिन कीजिए आप कितने फ्रंट पर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली GST भर रहे हैं टू द गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट पकड़ लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पकड़ लीजिए, अलग अलग टैक्सेस है। यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस दैट यू इमेजिन। ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब सबसे बड़ा खेल क्या होता है ना, बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आपको बोलते हैं कि होम लोन लेवरेज कर सकते हो, सब कुछ ये, और ये सही भी है टू एन एक्सटेंट। लेकिन आप लोन लेते हो, समझ लिए 1 करोड़ का घर आपने ले लिया, आपने 70 लाख का लोन ले लिया, उसकी EMI आ रही है ऑलमोस्ट 65,000, लेकिन टैक्स में आपको कितना रिबेट मिलता है? 1.5 लाख रुपया और 2 लाख रुपया।
कंबाइंड 2 सेक्शन में 3.5 लाख रुपया। लेकिन अगर आप सैलरीड है तो आपका पीएफ तो ऑलरेडी कट रहा है, सो यू आर नॉट एक्चुअली सेविंग 3.5, आप उससे काफ़ी कम बचाते हैं, सॉरी। और इसके अलावा क्या होता है, जब आप इंटरेस्ट पे करते हो, जो शुरुआत की पेमेंट होती है उसमें प्रीमियम में जो कंपोनेंट होता है ऑफ द एक्चुअल मनी, द प्रिंसिपल कंपोनेंट इज़ वेरी लो। तो शुरुआत में आपको 2 लाख का भी बेनिफिट नहीं मिलता इन द अदर सेक्शन। सो टेक्निकली आप बहुत ज़्यादा पे करते हो देन यू आर इमेजिनिंग। नाउ व्हाट कैन बी डन टू मेक इट अफोर्डेबल, कि घरों की कीमतें कम हो और लोगों को घर इजीली एक्सेसिबल हो। देखिए, हमारी गवर्नमेंट बहुत गाजा बाजा करती है व्हेन इट कम्स टू अफोर्डेबल हाउसिंग, बट प्रैक्टिकली फॉर अ डेवलपर इट्स वेरी डिफिकल्ट। डेवलपर आसानी से नहीं कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लैंड अवेलेबल करे, जैसे कि नवी मुंबई में सिडको करती है, लैंड खुद एक्वायर करती है और इवेंचुअली ऑक्शन थ्रू डेवलपर को देती है। लेकिन वहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा फॉर अ प्राइम लैंड, उससे लैंड मिलेगा। तो ऑब्वियसली इन अ नटशेल इट विल increase the cost of the land or the project. Eventually the buyer will have to shell out lot of money to buy an apartment. गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लैंड अवेलेबल कराए टू डेवलपर एट एन अफोर्डेबल रेट, अगर वो सच में चाहती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों के लिए, आम लोगों के लिए मिले। हमने क्लासिक एग्जाम्पल देखा था सिडको का। वहाँ पर जो फ्लैट्स की कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा थी कि बहुत सारे लोगों ने तो अपना मुंह फिरा लिया एंड दे डिड नॉट ऑप्ट फॉर द प्रोजेक्ट। 26,000 घरों की लॉटरी और आई थिंक ओनली 18,000 पीपल ऑप्टेड फॉर इट। इमेजिन कीजिए, भारत जैसे देश में, मुंबई जैसे शहर में, नवी मुंबई में, जहाँ घरों की किल्लतें हैं, वहाँ पर लोग गवर्नमेंट के घर लेने के लिए नहीं जा रहे हैं बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। तो अगर आप लैंड ईजिली अवेलेबल कराएं, अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में जीएसटी रेट्स को रिड्यूस करें, इट विल इवेंचुअली रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। नॉट जस्ट दैट, अगर मैं एज एन इंडिविजुअल घर खरीद रहा हूँ, मेरा पहला घर है, आप चेक्स एंड बैलेंसेस रखिए इन प्लेस। सो इफ़ आई एम अ न्यू होम बायर, मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना से तो पैसा मिलेगा। लेकिन अगर मैं 1 करोड़ का घर ले रहा हूँ जिस पे मैंने 20 लाख की डाउन पेमेंट की है, ऑलरेडी मैंने जीएसटी के रूट के थ्रू इनडायरेक्टली बहुत पैसा दे दिया है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन प्लस 5% जीएसटी दे दिया है, और मेरी ईएमआई अगर 65,000 आ रही है या फिर 70,000 आ रही है, तो मैं 1 साल में लगभग 8.5 लाख रुपए बैंक को दे रहा हूँ। लेकिन मुझे एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा? मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए का, शायद उससे भी कम। तो बाकी के जो 5 लाख रुपए हैं उस पर मैं इनकम टैक्स भी भरूंगा, और वो इनकम टैक्स, अगर मैं 1 करोड़ का घर लेने वाला इंसान हूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरी सीटीसी हाईएस्ट ब्रैकेट में होगी, कम से कम 30% मैं टैक्स भरूंगा। तो इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप 30% गवर्नमेंट को टैक्स भी देंगे, क्या गवर्नमेंट मुझे एग्जेम्पशन नहीं दे सकती वो पूरे अमाउंट पर, अगर मैं फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ? नहीं चाहिए मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे, मेरा सिर्फ इनकम टैक्स में अगर वो बेनिफिट करा दे, आई विल बी एबल टू सेव लॉट ऑफ मनी। और इससे होगा क्या? देखिए, इसका बेनिफिट ये है कि अगर जनरल पब्लिक के हाथों में पैसा आता है तो इवेंचुअली दे एंड अप स्पेंडिंग, और स्पेंडिंग से क्या होता है, हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है बिकॉज कंजम्पशन बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। क्या हो रहा है कि होम बायर आर स्पेंडिंग अ लॉट मोर देन व्हाट दे आर इमेजिनिंग, देन व्हाट दे आर थिंकिंग। तो इस व्लॉग का या इस वीडियो का बनाने का मेरा इंटेंशन यही था कि आप लोगों को थोड़ा एजुकेट कर पाऊँ, सो दैट आपको पता चले कि आपका पैसा सिर्फ डेवलपर के पास नहीं जा रहा, सरकार के पास उससे भी ज़्यादा जा रहा है। ये वीडियो मैंने डेवलपर्स के लिए नहीं बनाया है, ये वीडियो पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर आपको इससे कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ सीखने मिला होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अविनाश पाटिल आपसे मिलूँगा मेरे दूसरे ब्लॉग में, जहाँ पर ऐसे टॉपिक्स और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। दोस्तों, आप में से बहुत दर्शक मुझे फ़ोन करते हैं, हर वीकेंड को कम से कम मैं 10 से 15 सब्सक्राइबर से बात करता हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं पता है? मैं कोशिश करूंगा और प्लान कर रहा हूं कि हर संडे को या फिर सैटरडे को मैं एक लाइव स्ट्रीम करूंगा, जहां पर मैं आपके सवालों के जवाब देता रहूंगा और आपसे कनेक्ट भी कर पाऊंगा। इसके अलावा देखिए, आप मुझे पूछते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में हमें लेना चाहिए, पुष्पक नगर में क्या
क्या ऑप्शंस है, नवी मुंबई में क्या क्या ऑप्शंस है, तो मैं जनरली आपको वही 2-3 प्रोजेक्ट रेकमेंड कर सकता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनके सैम्पल फ्लैट मैंने देखे हैं, जिनका प्रोजेक्ट लेआउट प्लान मुझे पता है। बाकी के डेवलपर्स को मैं आपको रेकमेंड नहीं कर पाता, प्राइमरी रीज़न मैंने उनके साथ काम नहीं किया है। आप स्निपेट में देख सकते हैं बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कॉल करते हैं फ्रॉम यूएस, यूके, आयरलैंड, मेजॉरिटी ऑफ देम कॉलिंग फ्रॉम मिडल ईस्ट। तो बहुत सारे लीड्स आते हैं एंड आई जस्ट पास ऑन टू देम। क्यों? क्योंकि मेरे पास डेवलपर्स का एक्सेस नहीं है और मैं एक चैनल पार्टनर या फिर ब्रोकर नहीं हूँ। तो अगर कोई ब्रोकर मुझे बुलाता है या फिर कोई डेवलपर मुझे बुलाता है टू कवर द प्रोजेक्ट, आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड देन मैं आपके साथ वो प्रोजेक्ट शेयर कर पाऊंगा। सो तब तक जो है वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा।